की लाड़ी, जीत का जश्न होगा अपनी है बारी। रंग जीत का, रंग जीत का लाल है, रंग जीत का अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं फराज कासिम, साकिब शाह और रज़ीफ फारूक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे बोथ ऑफ यू। और आज बारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बात करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस। और जैसे कि हमने लाहौर और कराची के शो में किया था, कैटेगरीज को बांटा गया है। साकिब भाई शुरू करेंगे प्लेटिनम से और इसी तरह हम रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द शो, साकिब भाई कोविड की अपडेट क्या है आपकी तबीयत की? जी अस्सलाम वालेकुम। कोविड का यही है कि यार बुखार आज काफ़ी टूटा था, मगर दोपहर में फिर चढ़ गया था, तो बस आ जा रहा है, मगर काफ़ी बेहतर है। काफ़ी मेरा गला भी काफ़ी बेहतर हो गया है, तो इंशाल्लाह रिकवरी फेज में आ चुका हूँ। इंशाल्लाह ताला दुआ ये है कि 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे हालात। सिर्फ आपकी तरफ कोविड की क्या हालात है? करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको शो वो के चक्करों में नहीं पड़ा करें यार। तबीयत ज्यादा बेहतर है, बंदे का रहना जरूरी है, शो तो चलते रहेंगे यार। वैसे वाकई आप सही कह रहे हो। वैसे मुझे एक बात याद आ गई कि पिछले प्रोग्राम में भी इसने मेरे कोविड का जिक्र किया था, तो मेरे ख्याल में इतने हमारे फॉलोअर्स हैं, टोटल 2 बंदों ने पूछा कि भाई आपके क्या हालात हैं, बाकी सब शो का पूछ रहे थे। इन लोगों को ना शोशा चाहिए, बस शो मिल जाए इन लोगों को, बंदा बेशक मर जाए। और शो भी बोला नहीं कि ये जो शो आओगे अपलोड उसका नहीं पूछते, जो नहीं आया उसका जो नहीं आया उसका। अब आप आज ये इस्लामाबाद का निकल जाएगा ना, तो कल से सब पेशावर ज़ल्मी मुल्तान रह जाएगा, तो उसका सब पूछना शुरू हो जाएंगे। तो बात ये है कि दुनिया को चाहिए शोशा, तो इंशाल्लाह ताला सारे शोज होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं प्लेटिनम कैटेगरी से। साकिब भाई कौन है प्लेटिनम में नंबर 1? जी बिल्कुल, प्लैटिनम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के सबसे पहले तो इनके हसन अली प्लैटिनम, जिनकी खबरें आ रही थी यार कि वो पेशावर ज़ल्मी में जा रहे हैं और कैप्टन बन रहे हैं। बड़ी रूमर्स आ रही थी, रूमर्स को ना किसी ने नेगेट किया, ना किसी ने एक्सेप्ट किया। मैं उस दिन भी रेहान भाई का एक शो देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं कमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर। तो वट एवर हैपेंड हैज हैपेंड। अजहर महमूद की ट्वीट अगर आपको याद हो, तो उन्होंने भी एक ट्वीट की थी कि होते नहीं कुछ तो कितने जाएगा, तो उसने कहा नहीं अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हो सकता है इन बातों में कोई ना कोई वजन हो, क्योंकि काफी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। सुहेल इमरान उन्होंने किया था, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी होगी। हो सकता है मूड बना हो, बाद में मना लिया हो, जो भी हुआ। तो इसको क्योंकि वो क्या कहते हैं, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, आग लगी होती है, तो हो सकता है कोई ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, कि इतने लोगों ने इसकी बात की थी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी कुछ नहीं था और बिल्कुल ही सारा झूठ होगा। तो वट एवर हैपन, बड़ा अच्छा किया अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि उनको किसी जिस तरीके से कन्विंस किया, अगर इस बातों में कोई सदाकत थी भी, क्योंकि हसन अली जैसा प्लेयर किसी भी टीम को मिल जाए तो उसको छोड़ जाने नहीं देना चाहिए। हसन अली, और ये तो आपको बड़ी पता है, मन्नतों और मुरादों से लिया गया था लास्ट ईयर पीएसएल में। मनतो मुरादों से भी लिया गया था बेसिकली, और उसके पीछे एक बड़ी मांगा स्कीम भी। ऑफ थॉट्स भी थी, उसके पीछे बड़ी डेवलपमेंट भी थी। हमने तो रेहान भाई को यार को रेदने की कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत तो कुछ मान जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो उसको प्लैटिनम में वोट दिया था, और जो बात भी सही है, उन्होंने प्लैटिनम में वोट दिया था। मगर आपको पता है कि वाइल्ड कार्ड पहले प्लैटिनम में अलाउ भी नहीं था, उसके बाद फिर वो प्लैटिनम में अलाउ करवाया गया था। और फिर तो वो जो भी हुआ, एवरीथिंग इज फेयर। अगर देखें किसी फ्रेंचाइज ने, किसी ने कोई नहीं किया, तो हम भी नहीं करना चाहिए। मैं तो मजाक के ऊपर कह रहा हूँ। बाकी यही है यार कि हम हसन अली आई गेस पेशावर पाकिस्तान सुपर लीग के शायद सेकंड टॉप बॉलर ही होंगे वहाब रियाज के बाद अभी भी, क्योंकि यही दोनों हमेशा टॉप पे चलते आए हैं। पिछला साल भी हसन अली का अच्छा ही गया था, तो स्टिल वहाब के बाद सेकंड नंबर के ऊपर पीएसएल की हिस्ट्री के सेकंड टॉप बॉलर वही होंगे। अब इनकी सिर्फ रीसेंट फॉर्म की बात करनी चाहिए, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं यार। वर्ल्ड कप से बात स्टार्ट कर लेते हैं हसन अली की। वर्ल्ड कप में हसन अली बुझा चल रहा था, एक्सपेंसिव जा रहा था, लाइक रन्स लीक कर रहा था, और विकेट्स भी उतनी नहीं मिल रही थी। हालांकि रिदम उस बेचारे का बिल्कुल ठीक था, मगर उस तरह की जिस तरीके से उसको 2-2, 3-3, 4-4 विकेट्स मिल जाती हैं, उस तरह की उसकी कोई फॉर्म लगी नहीं, और इवेंचुअली उससे कैच भी छूट गया। तो आप लोगों से मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि
व्हाट वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की, आई गेस पिछले साल का हमारा बेस्ट टेस्ट बॉलर यही है, शायद इससे ज्यादा टेस्ट विकेट्स किसी के पास भी नहीं, बल्कि पिछले साल ओवरऑल शायद क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स के पास नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप टेस्ट लोगों में का भी इसके, में तो मुझे बताइए कि आपके ख्याल में हसन अली के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है आजकल? सर बड़ा जलील कराया हसन अली ने मुझे, मैं क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे याद है मैं बैक कर रहा था और काफी लोग गालियां दे रहे थे, पूछ रहे थे क्यों है ये टीम में वसीम जूनियर क्यों नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जिनको ज्यादा मालूमात नहीं थी तो वो ये भी पूछ रहे थे कि शाहनवाज धानी ने क्या कसूर किया है जो वो नहीं खेल रहा, जबकि वो रिजर्व में था। बट हाँ, बड़ा जलील कराया हसन अली ने मुझे। जो अपना जाती ख्याल है, जो मैं अगेन मेरी अदना सी राय है और मैं एज एन एक्सपर्ट नहीं बात कर रहा, मैं एज ए फैन बात कर रहा हूँ, मेरा अपना जाती ख्याल है कि हसन अली, एक तो ये कि जो लास्ट मैच तक, ऑस्ट्रेलिया के मैच तक तो प्रेशर आ चुका था, दूसरा ये था कि आई थिंक ही वाजंट बॉलिंग इन दी, जो जिन एरियाज में वो बॉल कर रहा था, जिन गेम की टाइम जोन में वो बॉल कर रहा था, वो इट वाजंट सूटिंग टू हिम। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, हसन अली ने हर दफा उस एंड से बॉल कराई जहां पे लेग की बाउंड्री छोटी रही है, तो ही वाज डिफेंडिंग दी स्मॉलर बाउंड्रीज एज वेल। जिन मोमेंट्स में वो आके बॉल करा था, नई बॉल से वो बॉल नहीं करा था, हालांकि ही इज अ बेटर बॉलर विद द न्यू बॉल, वो नई बॉल से बॉल नहीं करा रहा था क्योंकि वी वर अकोमोडेटिंग आवर स्पिनर्स इन द इनिशियल 6 ओवर्स, तो एक वजह वो भी थी। बट जहां जहां उसकी जरूरत थी टीम को, उसने आके विकेटें निकाली हैं, मेडन्स भी कराए, आई थिंक 2 मेडन्स उसने वर्ल्ड कप में कराए और किसी ने इतने नहीं कराए। स्कॉटलैंड, एक तो स्कॉटलैंड के खिलाफ था और दूसरा आई थिंक अफगानिस्तान के खिलाफ था, सही। आई थिंक सो, मुझे याद नहीं, खैर इस वक्त मेरी मेमोरी इतनी नहीं है, लेकिन बात वही है, आई एग्री ही वाजंट एट द टॉप ऑफ हिज फॉर्म और कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके लिए। और अनफॉर्चुनेटली उसको कैच ड्रॉप भी, कैच ड्रॉप तो यार देखो किसी से भी हो कैच सकता ड्रॉप है की ना, वजह थी कि हम हारे उस, यानी शाहीन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप 3 छक्के खाना और एक ही जोन में बॉल कराते रहना, इवन दो ही वाज गेटिंग हिट फॉर सिक्सेस, सो इट वाजंट अ पर्सनल डे। यार हसन अली का सिर्फ एक चीज ये सागर भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ ना यार, प्लेयर एक नेशनल टीम में खेल रहा है तो वो किसी वजह से वहां पर है, ऑब्वियसली ही इज अ क्वालिटी बॉलर, लेकिन जब वो एक बंदा अपनी मेंटल स्पेस में नहीं है ना, तो आपको उसको थोड़ा सा यू हैव टू टेक हिम आउट ऑफ द फायर। तो आपको, और आपके पास अच्छा बैकअप, मैं आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जो रोता रहा कि भाई वसीम जूनियर को खिला लो, वो आपको दोनों तरफ से जो है बैटिंग भी अच्छी करके देगा और वो कॉन्फिडेंट प्लेयर है। तो अगेन वील नेवर नो कि क्या उसका रिजल्ट हो सकता था, लेकिन और बाबर का जो आखिर में मौकिफ था वो ये था कि नहीं यार, हम उसको अपने प्लेयर को बैक करते हैं, आप बैक कीजिए, आप बैक कीजिए, लेकिन नेशन की कॉस्ट पे तो बैक ना कीजिए ना उसको, क्योंकि उसी बैक करने के चक्कर में मैच लग गया। और वो जो प्ले कैच गिराया, हसन जनरली इज अ वेरी गुड फील्डर, लेकिन व्हेन यूर, आपके दिमाग में 50 चीजें चल रही है और जो बॉल जब कैच आ रहा होगा वो यही सोच रहा होगा यार अगर मैंने ये गिरा दिया तो क्या होगा, मैं कितना वही चेक, तो उस जज्बात में वो आगे निकल गया। तो अगेन आई विल नॉट ब्लेम हसन एट ऑल, क्योंकि प्लेयर है, प्रोफेशनल है, अप एंड डाउन हर एक के आते हैं, मैनेजमेंट और कप्तान की गलती थी, इसको लाइन ऑफ फायर से नहीं निकाला गया। एनीवेज अगर भाई हसन पर हमने काफी टाइम लगा दिया, आगे चलते हैं। अभी कहाँ यार, अभी तो टाइम ही नहीं लगा। एनीवे यार, बस उसका क्या बताएंगे, पीएसएल जो उसकी थी, वो उसने 10 मैचों में 13 आउट किए थे और बहुत इकोनॉमिकल था, सिर्फ 6.75 से इकोनॉमी से इसने रन दिए थे, तो ही वाज वेरी इकोनॉमिकल इन द पीएसएल। तो आई डोंट नो कि इंटरनेशनल में चल के ये इतना एक्सपेंसिव किस तरीके से चला गया। और फिर बैटिंग में भी आपको पता 45 रन की इसने बड़ी अच्छी बारी खेली थी, शायद जल्मी के खिलाफ ही खेली थी वो, 190 का स्ट्राइक रेट था इसका ओवरऑल बैटिंग में। तो he brings lot of value for Peshawar Zalmi, sorry for Islamabad United, so we are hoping कि वो इसको फॉर्म को कंटिन्यू करे। सेकंड प्लेयर जिसकी बात कर लेते हैं वो है आसिफ अली। आसिफ अली, आपको पता है 30 साल के फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और इस दफा जब इनका नाम प्लैटिनम हुआ तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। मैंने उस पर ट्वीट भी की थी कि आई डोंट थिंक सो हारिस रऊफ और आसिफ अली जो थे, इवन इमाद वसीम भी, इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं थी कि इनको प्लैटिनम कर दिया जाता। इस दफा फ्रेंचाइजीज ने कैटेगरी रिन्यूज नहीं की, ये इस दफा पीसीबी ने की हैं। तो सिर्फ करीम जन्नत को 4 छक्के लगा के और 2 सऊदी को छक्के लगा के, दैट वाज माय कंसर्न कि इनकी कैटेगरी प्लैटिनम हो गई थी। तो
इन माय ओपिनियन डायमंड तक ठीक था। डायमंड में अगर इनकी कैटेगरी रहती तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को कुछ प्रॉब्लम्स वैसे भी ना आती रिटेंशंस की। तो बाकी यही है कि आसिफ अली जो है इसकी रीसेंट फॉर्म बड़ी अच्छी है। हमने वर्ल्ड कप में तो वैसे भी देख लिया कि कितनी अच्छी फॉर्म में है। पीएसएल अगर इसकी देखो तो इसने 12 मैचेस में 224 रन किए थे, 28 की एवरेज थी, 167 का स्ट्राइक रेट था। और रिसेंट अगर इसकी फॉर्म देखी जाए तो बहुत वेस्ट इंडीज की सीरीज में कोई ज्यादा खास नहीं चली। एक मैच में एक में 9 और एक में 21 नॉट आउट इसने किए हैं। मगर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो इसका एक रोल डिफाइन है उसमें रेहान भाई की मैंने इंटरव्यूज काफी दफा सुने हैं और स्पेसेस वगैरह में भी हसन को भी सुनते रहे हैं। लाइक दे डू नॉट केयर कि इसकी क्या एवरेज है, उसका एक रोल है स्पेसिफिक, उसने आना है, छक्के लगाने और चले जाना है। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जो 10वें नंबर तक 11वें नंबर तक बैट करती है। इस साल तो 11वें नंबर तक ही जा रही है तकरीबन उनकी। तो उसमें आसिफ अली का जो एक रोल डिफाइन किया हुआ, उसको फुल लिबर्टी हासिल होती है कि उसने क्या करना आके, और इसी वजह से शायद वो सक्सीड करता है। तो असीब आप क्या कहोगे लाइक आसिफ अली रोल विद इन इस्लामाबाद यूनाइटेड पैरामीटर्स? सर बात वही है कि आई मीन एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से आप आसिफ अली को इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली आप पीएसएल में भी उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसने कई मैचेस इस्लामाबाद को सिंगल हैंडेडली जिताए हैं। कई मैचेस ऐसी पोजीशन से जिताए जहां से पे लगता था कि इस्लामाबाद बैठ गई है। एक मैच तो आपको पिछले साल का ही याद होगा। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल याद है। तो इस हिसाब से अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखे जाए, देखिए उसका एक सेट रोल है, उसको पता है कि लाइक इस वक्त आसिफ अली से ज्यादा प्रोलिफिक 6 हिटर इन पाकिस्तान और कोई फिलहाल तो नजर नहीं आता। जिस मैच की वैसे बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक आपने एग्जांपल दी है। इनके 5 आउट हो गए थे ना, 20 पे 5 आउट कर दिए थे कलंदर्स ने। वहां से आके आसिफ अली ने आके काउंटर अटैक कर दिया, वो भी राशिद खान के ऊपर। बिल्कुल। और आसिफ अली आप स्पिन ले लें, आप फास्ट बॉलिंग ले लें, वंस ही स्टार्ट्स टू गो ही पुट्स प्रेशर ऑन द अदर टीम। तो ऐसे प्लेयर का टीम में होना, और मेरे हिसाब से अगर वो प्लैटिनम या डायमंड उसको मिल रही है तो आई डोंट माइंड एट ऑल। क्योंकि एक चीज मैं अभी पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि हम जो प्लेयर्स देखते हैं, आई मीन आप उठा के देखें जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको अगर हम डायमंड दे सकते हैं तो अपने प्लेयर को डायमंड में हमें क्या एतराज है? या डायमंड नहीं प्लैटिनम में मिले है ना। देखो इसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस आप डायमंड में वो कौन है, ओडीन स्मिथ को आप डायमंड दे रहे हैं तो नहीं मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं प्लैटिनम की बात कर रहा हूँ। प्लैटिनम के जो प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, वो डिफरेंट लेवल के ऊपर होती हैं। इसने भी सिर्फ 2 मैचेस ही जितवाए थे। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ 2 मैचेस जितवाने के ऊपर प्लैटिनम देनी नहीं चाहिए। दैट वाज माय कंसर्न। साकिब भाई, यू नॉट जस्ट लुकिंग एट द इंटरनेशनल गेम्स, यू आर आल्सो लुकिंग एट हिज परफॉर्मेंसेस फ्रॉम पीएसएल पर्सपेक्टिव एज वेल। इस वक्त आई डोंट थिंक सो पीएसएल में इससे ज्यादा छक्के किसी और ने मारे होंगे। हाँ उसका रोल ही है। देखो इतने लेट आ रहा है और उसमें आगे छक्के मारा। मगर ये कि यार आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप से पहले आसिफ अली बेचारा किसी लाइमलाइट में भी नहीं था। उन 4 छक्कों, पहले सऊदी को जो उसने 2 छक्के लगाए और उसके बाद करीम जन्नत को जो 4 छक्के लगाए, उससे उसकी पूरी जो उसका स्टेचर था एज ए प्लेयर वो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसका डिफरेंट एंगल से दुनिया ने उसको लाइक साकिब भाई देखिए इसको उसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि बाबर को लेके कि या किसी को प्लेयर को लेके कि आप हर प्लेयर जो है ना वो एक हमेशा अपना लेवल क्रॉस करता है कि अब वो नेक्स्ट लेवल पे आ गया। तो वो एक जो है ना डिफाइनिंग मोमेंट था उसके करियर का। वो जो 4 छक्के थे या वो 2 छक्के थे जो उसने सऊदी को मारे, वो मैच जिताया। 3 मारे थे मैच में टोटल उसमें। तो वो तो सर भाई ऐसे मैचेस जो होते हैं ना, वो प्लेयर को देखिए वही बात वही होगी कि एबिलिटी तो उसके अंदर है। रेहान से भी हमने बात की 2 दफा। वो जो बताते हैं कि जो वो लोग देखते हैं दिन रात महीने के अंदर जो वो ट्रेन करते हैं, तो वो कुछ और ही प्लेयर होता है जो कि जो हम लोग देखते हैं। तो एबिलिटी वाज ऑलवेज देयर ऑब्वियसली, और वो मजाक में छक्के मारता है। Now the only thing is for him to realize when to hit and when to। तो उससे शोएब, उसका एग्जांपल एक और अच्छा ये शोएब मलिक ने मैच के बाद बोला था कि आसिफ ने मुझे बोला कि छोटी बाउंड्री वाला मेरी साइड आने दें, फिर हम तो 1 ओवर में खत्म कर लेंगे गेम। तो क्योंकि वो न्यूजीलैंड वाला मैच जिताकर आया था कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस मौजूद था। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा उसने वाला मैच, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, देखिए एबिलिटी तो है, एबिलिटी प्लस कॉन्फिडेंस इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। सो उसके बाद आप सिर्फ उसको लेके कह रहे हैं कि उसकी कैटेगरी बढ़ गई।
अंडरस्टैंडेबल कि प्रॉब्ली वो लेकिन हसीब की बात है कि द बॉडी ऑफ वर्क उसका जो इवन अभी डोमेस्टिक में भी अच्छा गया है, तो और नाउ ही इज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। दुनिया में भी उसकी ब्रांड थोड़ी सी डेवलप हो गई है, जो दुनिया उसको नहीं जानती थी। और जो आसिफ के मॉकिंग ट्विटर अकाउंट्स बने हुए थे आसिफ को लेकर, वो भी काफी चुप हो गए हैं। तो हमने भी, आई मीन एवरीबॉडी क्रिटिसाइज्ड हिम, वी क्रिटिसाइज्ड हिम अ लॉट, क्योंकि यार ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, हम भी नॉन बायस्ड एक परफॉर्मेंस बेस्ड ही एनालिसिस करते हैं। सो बट नाउ ही सीम्स टू हैव गॉट डिफरेंट कॉन्फिडेंस, और वो उसका स्वैगर ही अलग है। यार बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसमें एक चीज तो ये है कि जो कर्ज इसने हमारे ऊपर चढ़ा दिया ना अफगानिस्तान से मैच जितवाने वाला, देखो आपका कैप्टन, इसका कैप्टन था शादाब खान, जिसके ऊपर इसने सिंगल नहीं लिया। फिर उसको डॉज ही किया कि नहीं यार वो जानबूझ के नहीं लिया, मगर उसको यही कहता है कि मैंने उसको यही बोला कि नहीं वो करीब था, रन आउट होने का खतरा था, मैंने इस वजह से नहीं लिया। बट ही वाज सो मच कॉन्फिडेंट, और फिर जो मैच उसने वहां से जितवा दिया है, जिस तरह अहमद वसीम को आज तक मैं कभी भी उसके वो एहसान नहीं भूलूंगा जो उसने 2019 का वर्ल्ड कप हमें जितवाया था अफगानिस्तान से मैच। इसी तरह आसिफ अली ने, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर हिम इन माय गुड मेमोरीज के आसिफ ने एहसान हम के ऊपर हमारे ऊपर किया हुआ है। तो अगले प्लेयर के ऊपर चलते हैं यार। कॉलिन मनरो इन्होंने रिलीज कर दिया था ऑफ कोर्स, क्योंकि 8 ही रिटेन करने होते हैं। ड्राफ्ट में जाने दिया कॉलिन मनरो को, और फिर ड्राफ्ट में चल के इन्होंने कॉलिन मनरो को दोबारा पिक कर लिया। कॉलिन मनरो वर्सेस जेसन रॉय, ये सोच रहे होंगे, मगर मनरो ने इनके लिए हमेशा से परफॉर्म किया हुआ है। और उस टाइम पे जब इन्होंने पिक किया था, मनरो ने बड़ी खूबसूरत सेंचुरी भी की थी बिग बैश में उससे एक दिन पहले ही, तो देयर वाज नो हेजिटेशंस इन पिकिंग हिम बैक। 34 साल के न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है। न्यूजीलैंड के बहुत कम प्लेयर आते हैं, मगर ये कि मनरो ने अब काफी इनका कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान आने में और पीएसएल में इनका बन गया हुआ है, और लाइक हम देख रहे हैं कि अब ये बार बार आ रहे हैं आजकल। मगर इसके डिटेल उस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो। मुझे भूल गया कि इसको परफॉर्मेंस की बेस में निकाला हुआ है या कोई और भी चक्कर है, इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है ये अपने न्यूजीलैंड के, मुझे भूल गया बिल्कुल। मुझे फिलहाल तो इस बारे में कुछ फराज यार को ये इंफॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन हाँ ये मुझे जरूर, ये सवाल मैंने भी जरूर पूछा जब आखिरी बार न्यूजीलैंड को लिमिटेड ओवर में खेलते हुए देख रहा था कुछ महीने पहले, जो मैच हुआ था आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं भी यही सोच रहा था कि टीम में क्यों नहीं है, आई रियली डोंट नो। क्योंकि नेशनल टीम में, हाँ नेशनल टीम में से नहीं किया इतना परफॉर्म रिसेंटली, और शायद उनके पास जो है इस तरह के प्लेयर काफी मौजूद हैं इस वक्त, तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि टीम में उसी कैटेगरी के सेम टाइप के प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने उसको फारिग कर दिया है। यार गप्टिल की भी फॉर्म बड़ी ऊपर नीचे रही है पिछले दिनों में, और मगर ये कि गप्टिल के साथ फिर भी उसके साथ तो वो जाती रहती है। तो आई एम सरप्राइज्ड कि मनरो की, हालांकि उसकी देखें जितनी भी लीग्स खेल रहा है इस टाइम पे, बिग बैश में भी वो अपनी टीम का टॉप स्कोरर है, ठीक है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी ये परफॉर्म करता रहा। मेरे ख्याल में पिछले साल तो 7 मैचेस इसने खेले थे, मगर अगर ये पूरे 10 मैचेस खेले तो वो लीग के, अगर इस दफा पूरे खेले तो आप देख लीजिएगा कि ये लीग के टॉप स्कोरर्स में से होगा। तो फॉर्म में तो वो है एनीवे, और अभी एज भी उसकी ज्यादा नहीं है, इज ओनली 34, सो ही कुड प्ले फॉर लाइक फ्यू मोर इयर्स फॉर न्यूजीलैंड। मगर ये कि पिछले साल जो इसने पीएसएल खेली थी उसमें 6 मैच खेले थे और 285 रन किए थे, 57 की एवरेज थी, 170 का स्ट्राइक रेट था यार, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप स्कोरर था, ठीक है। पर्थ स्कॉचर से खेलता है बिग बैश, 11 मैचेस में 370 रन कर चुका है अभी तक, और 47 की एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है, और पर्थ स्कॉचर से भी उसका टॉप स्कोरर है। तो ही ब्रिंग इन लॉट ऑफ वैल्यू। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी यही है कि इनकी भी जो ओपनिंग बनेगी इसकी और हेल्स की, या इसकी और पॉल स्टर्लिंग की, या इसकी और गुरबाज की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओपनिंग की जो मसले मसाइल हैं तो वो तो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने सॉर्ट आउट किए हुए हैं। तो ये तीनों इनके प्लैटिनम प्लेयर्स थे। आगे चलते हैं ओवर टू हसीफ फारूकी फॉर डायमंड। हाँ हसीफ भाई, डायमंड में कौन है सबसे पहले? तो यार हीरो में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मर्चेंट डिलांगा। मर्चेंट डिलांगा जो है वो अगेंस्ट, आपको पता ही है, साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीकन हैं, थे क्या, अभी जिंदा है यार तो एनीवे साउथ अफ्रीकन है, बहुत नेशनल टीम का हिस्सा नहीं रहे, टॉल फास्ट बॉलर है। अच्छा, इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बचपन में इनको जैवलिन का शौक था, और उसी से इनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड है।
ये इंटरनेशनल सीन में तब आए थे, आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका से खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका इन 2011, इन्होंने डेब्यू किया था और पहले ही मैच में इन्होंने 7 विकेटें उठा दी थी पहली इनिंग में। 2011 में डेब्यू किया था। 2011 में डेब्यू किया था। अब तो क्योंकि एज 31 साल है, तो इस तो 2011 में डेब्यू, 10 साल पहले डेब्यू किया था, लेकिन फिर ज़्यादा चल नहीं सका था। बीवी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, उससे फ़ायदा उठा के ब्रिटिश वहाँ इंग्लैंड मूव हो गया, वहाँ पे ग्लेमॉर्गन के लिए साइन कर लिया एज अ लोकल प्लेयर 26 साल की उम्र में। तो 5 साल ही वाज अ पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका सेटअप, बट ही डिडंट प्ले मच। आई थिंक 2 टेस्ट खेले हैं, 6 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। ज़्यादा सक्सेस इनको वाइट बॉल क्रिकेट में ही मिली है, लेकिन T20 इंटरनेशनल इतना कोई खास अच्छा नहीं था। एज फार एज T20 देख लें तो उसकी बात कर लेते हैं, तो उसमें भी उसकी जो इकोनॉमी रेट है वो अराउंड 8.64 है, कैरियर इकोनॉमी रेट, और स्ट्राइक रेट इज 17.2। तो ये है कि विकेट ले लेता है लेकिन रन्स भी दे देता है। और इंटरनेशनल का इकोनॉमी तो 9.77 नजर आ रहा है, तो ही वाज जी। वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि इंटरनेशनल। आगे साकिब भाई इंटरनेशनल का सैंपल साइज भी इतना ज्यादा नहीं, 6 मैचेस तो खेले, तो इतना ज्यादा उसने इंटरनेशनल में परफॉर्म ही नहीं किया। अभी रिसेंटली बेसिकली ये अभी जो सिलेक्ट भी हुआ, तो ये सिलेक्ट हुआ T10 की परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे, T10 पे हुआ। क्योंकि T10 में इसने 11 मैचेस में कोई 14 विकेटें ली थी और एक फाइफर भी लिया था, एंड ही वाज प्लेइंग फॉर द सेम टीम जिसमें हसन जो है वो, जिसको हसन सपोर्ट कर रहा था अबू धाबी की तरफ से। 18.1। अब मैं T10 के खैर इकोनॉमी रेट को डिस्कस करना बहुत ही इट्स अ मूट पॉइंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट इकोनॉमी रेट वाज 9.4 आई थिंक, जो कि इसका T10 में था। तो उसकी बेसिस पे हुआ था। ये और बात है कि उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में भी गया, वहां पे ही वो कुडंट परफॉर्म एट ऑल एज मच। 3 मैचेस ही खेले, उसमें जो बेस्ट 1 विकेट लिए, और जो बेस्ट थी वो 1 for 47 था, जो इकोनॉमी रेट था वो 10.77 था। तो नॉट मच टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ रीसेंट फॉर्म, बट यूटिलिटी प्लेयर, आपको पता है यहाँ पे जो डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट विकेट्स हैं, तो ही कैन बी गुड इंक्लूजन इन इस्लामाबाद टीम। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं शादाब खान के ऊपर। शादाब खान अगेन आपको पता है कि इनके कप्तान हैं। साकिब भाई प्लीज कीप मी ऑनेस्ट, बट मेरा ख्याल है ये एम्बेसडर बन के जो है वो यस, प्लैटिनम से डायमंड में आए। यस, एग्री। प्लैटिनम से डायमंड में नीचे मूव हुए, 23 साल उम्र है, यंग है। आई मीन अब वही बात है, स्टेटिंग दी ऑब्वियस। और एक कमेंट भी आया था कि भाई ये तो क्या कायम अली शाह वाली स्पीच हो रही है। तो नहीं यार, इट्स बात वही है कि देयर इज नथिंग न्यू टू टॉक अबाउट दीस गाइज। हाँ ये है कि मैं ये बता सकता हूँ कि अभी बिग बैश कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाया शादाब बिग बैश। यार बिग बैश को तो मैं खाते में नहीं लाऊंगा इसमें, क्योंकि देखो यार, एक प्लेयर यहाँ से उठ के जाता है एक नई इन्वायरमेंट में, नई टीम में, ना वो टीम मेंबर्स को सही तरह जानता है, ना वो एक्लामेटाइज हुआ है, वो कोविड में होके फिर सो यू नो द होल थिंग कुछ इट्स अ वेरी हिट एंड मिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सो आई वुडंट टेक अनलेस कि वही पूरा उनके साथ पूरा सीजन सेटल हुआ हो, सो आई वुडंट टेक दैट इनटू अकाउंट। व्हाट आई विल टेक इनटू अकाउंट इज द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हम सब ने जो है वो शादाब पे बड़ी उंगलियां उठाई थी, बड़ा सवाल हम सब ने उठाए थे, क्योंकि इसकी फॉर्म बहुत सस्पेक्ट थी और वो शादाब पता नहीं कहाँ चला गया था। तो वर्ल्ड कप में हमें वो शादाब देखने को मिला। अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बारे में, मैं इसी पे आ रहा था कि वर्ल्ड कप में वी सॉ द शादाब ऑफ ओल्ड। अब उसकी वजह मोस्टली ये थी कि एक तो ये कि उसको रन ऑफ गेम्स मिले हुए थे। जब बाय द टाइम ही वेंट इनटू द वर्ल्ड कप उसने अच्छे खासे गेम्स खेले थे, क्योंकि एक चीज आपको हम लोग को नहीं पता होती है, और इन द बैक स्टेज पे ये चल रहा होता है कि भाई कौन कितना फिट है, कौन कितनी इंजरीज और निगल्स कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें बातें नहीं पता होती। और शादाब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज बीन स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, साइड स्ट्रेन है, बैक का इशू था उसको,
क्या कहते हैं हैमस्ट्रिंग का इशू रहा है उसको, बट ही इज नाउ फिटर, ही इज नाउ सीम्स टू बी मच फिटर देन व्हाट ही वाज इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। सेकेंडली बैटिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, हालांकि पिछला पीएसएल शादाब का ड्रेडफुल गुजरा है एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। बॉलिंग में भी कोई ऐसे खास कोई नंबर्स नहीं थे अच्छे, लेकिन recent form suggest करती है कि he's back, he's getting back to his best. I know मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि he's at his best at this point because शादाब अभी 23 साल का है, इसने अभी पीक नहीं किया है अपना, like he has years to go to achieve his peak। तो हमें ये अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और ये बात इग्नोर कर देते हैं कि ये लड़का अभी काफ़ी यंग है, अभी ये मैच्योर होना है इसको। तो बट एनीवेज ही इज एन अमेजिंग प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। पिछले साल पीएसएल के नंबर्स अगर मैं डिस्कस करूं तो यार बैटिंग के हिसाब से सिर्फ 94 रन्स बनाए थे 9 इनिंग्स में विद एन एवरेज ऑफ 10.44। तो और उसमें भी इसका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 35 था, तो और स्ट्राइक रेट वाज 104.44, तो बहुत ही ड्रेडफुल था इसका। बॉलिंग में भी एज सच कोई चार चांद नहीं लगाए थे यार वो ऐसी अच्छा इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसकी फॉर्म इसलिए भी है ऑब्वियसली क्योंकि कैप्टन जो है वो टोन सेट करता है, और कैप्टन अगर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी जो कमांड होती है, जो जब वो ऑर्डर देता है या किसी चीज को बाका, तो उसकी एक अगर कैप्टन खुद ही परफॉर्म ना करो तो एक जो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर कि यार तुम क्या कर रहे हो, सवाल भी नहीं कर सकता और जोश भी नहीं दिला सकता ठीक है भाई तुम क्या कर रहा है। और शादाब ऐसा प्लेयर है जिसका मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि ही फीड्स ऑन कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस इसको वैसे तो है कॉन्फिडेंट काफी, लेकिन इफ थिंग्स आर गोइंग वेल यू विल सी शादाब एट हिज ऑप्टिमम। और यही चीज बट एट द सेम टाइम अगर यार मैं बात करूं शादाब की और मैं वर्ल्ड कप की जो जिस आई नो सेमीफाइनल हम हार गए थे, लेकिन अगर उसमें शादाब की परफॉर्मेंस की बात ना की जाए तो ये ज्यादती होगी। उसने प्लेट में बना के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे दिया था मैच, प्लेट पे रख के बना दिया था उसने। हालांकि वार्नर कहां से मैच ले गया हुआ था मगर ये खींच के वापस ले आया, ये खींच के वापस लेके आया था। इसी ने गेम को इस दोराहे पे पहुंचाया था कि हम बाद में काफी इस तरह रिएक्ट कर रहे थे। अगर शादाब वो गेम ना बनाता तो हम वी वुड हैव लॉस्ट लॉन्ग टाइम अगो। तो ये बात कप में एक चीज मैंने नोट की है, वन ऑफ द रीजन के वर्ल्ड कप में ये सक्सेसफुल राइज की दो चीजें हैं। अगर आप देखो इसने हाफ ट्रैकर्स नहीं दिए, पिछले 2-3 साल में हो रहा था कि हाफ ट्रैकर्स बहुत ज्यादा दे रहा था जिसके ऊपर इसको उन हाफ ट्रैकर्स पे इसको विकेट्स भी मिलती नहीं है मगर उस पे वो छक्के चुक्के भी लगते थे, बाउंड्रीज भी हिट होती थी। इसके ओवर में 1 से 2 बॉलें दो हाफ ट्रैकर्स होती थी, वो इसने काफी कंट्रोल किया है अपने ऊपर। तो वो उसकी रीजन थी। मैं हसन चीमा की स्पेस एक दफा सुन रहा था तो उसने बताया था कि यार उसकी इंजरी इस किस्म की है कि उसको आगे बॉल फेंकते हुए दर्द होती है कि कमर, उसको डर होता है कि मेरी कमर के ऊपर वो स्ट्रेन ना जाए तो वो हाफ ट्रैकर हो जाता है। तो वो इस दफा वर्ल्ड कप में इसने आगे बॉल फेंकी है अपनी लाइन लेंथ के ऊपर और वो हाफ ट्रैकर्स नहीं गए जिसकी वजह से सक्सेस मिली है। तो वी आर होपिंग कि ये पीएसएल में भी इसी तरह कंटिन्यू करे। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं। शादाब के बाद नेक्स्ट अप आ जाते हैं फहीम अशरफ। आई थिंक फहीम अशरफ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब रिटेंशंस हुई थी, और आई थिंक किसी ने सरप्राइज, कुछ लोगों ने सरप्राइज, काफी लोग सरप्राइज हुए थे कि भाई वाई फहीम अशरफ एंड वाई नॉट इफ्तिखार अहमद। हाउएवर अगेन मैं अपनी बात जो पिछली वाली वो दोबारा दोहराऊंगा कि यार अब बॉडी ऑफ वर्क भी देखते हैं अपनी टीम के लिए। फहीम अशरफ हैज बीन विद इस्लामाबाद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और फहीम अशरफ अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाबाद का प्रोडक्ट है तो गलत भी नहीं होगा। फहीम अशरफ को बनाने में और नहीं नेशनल टीम में पहले खेल रहा था, नेशनल टीम में खेल रहा था, फिर इस्लामाबाद ने इसको सिलेक्ट किया। लेकिन सर नेशनल टीम में जैसा सिलेक्ट हुआ, इसको सॉलिडिफाई एज अ प्लेयर करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत हाथ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मगर मैं बता रहा हूँ कि पहले पाकिस्तान से पहले खेल रहा था ये। नहीं मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान से इट वाज वन ऑफ एक वो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो वार्म अप मैच में थी, बस उसी की दम पे थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन इवेंचुअली व्हेन ही बिकेम द नंबर 1 बॉलर इन T20s 1 year, that was all due to his work and his efforts as part, or
जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में इसमें किया था। टैलेंट हमेशा है, लेकिन उसको निखारा और उसको बनाया एक तरह से आप कह सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और अगर बात की जाए फ़हीम की इस्लामाबाद यूनाइटेड से परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। एक वक्त ऐसा था कि जो सीजन इस्लामाबाद ने जीता है ल्यूक रॉन्ची से, आई थिंक फ़हीम वाज अ टॉप बॉलर। हसन और 2 साल टॉप का रहा है इनका जी, तो 2 साल टॉप किया है। और लास्ट पीएसएल में भी इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। आप इसका इकोनॉमी रेट अगर उठा के देखें, इट वाज 6.78 इन द लास्ट पीएसएल। इवन दो विकेट्स के कॉलम में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हो सकती उसकी थी। वजह है ना कि पिछले साल पिंडी में मैचेस नहीं है। वो रेहान भाई ने नंबर्स एक दफा शेयर किए थे, वो ये बता रहे थे कि वो जो उससे पिछले साल बहुत बुरा गया था ना, उसमें सिर्फ पिंडी में ही बहुत एक्सपेंसिव गया है। अगर पिंडी जी की आप निकाल दे नंबर, तो हिज नंबर वाज इनक्रेडिबली वेल। जी, तो क्योंकि इसकी बॉलिंग इस खासतौर से कराची को सूट करती है, कराची की एनवायरनमेंट को सूट करती है, या कराची की एनवायरनमेंट इसकी इसको सूट करती है। बट अगेन उसमें विकेट नहीं लेगा, ही वुड बी वेरी वेरी इकोनॉमिकल। यार, only thing I'm worried about Fahim Ashraf right now is the way he bowled in National T20। वो यार वो मतलब कि 5-6 कदम के साथ, क्योंकि मैं तो सेंट्रल पंजाब को सपोर्ट कर रहा था, मैं देख रहा था इसको जब भी बॉल मिलती थी, ये बहुत छोटे से रनअप के साथ बहुत इजी बॉलिंग, कोई जान नहीं मार रहा था। मे बी उसको पता था कि मैं वर्ल्ड कप में, या तो कोई इंजरी का स्केयर था, या फिर उसको पता था चलो वर्ल्ड कप में तो मैं सिलेक्ट हुआ ही नहीं हूँ, तो अगर कोई इंजरी है तो वो ना हो। तो बहुत बहुत ईजी बॉलिंग कर रहा था। तो वहां से मैं डर गया कि यार इसी तरह की बॉलिंग आगे फिर ये पीएसएल में भी ना करेगा। पीएसएल में भी इसने इस तरह की बॉलिंग की तो फिर मैचेस लग जाएंगे। जी, और उसके बाद टेस्ट में भी एज सच कोई इतनी आला परफॉर्मेंस नहीं थी फ्रॉम बॉलिंग पर्सपेक्टिव। बैटिंग यस, ही वो एक ही टेस्ट में बैटिंग आई थी, उसमें 38 रन बनाए थे आई थिंक उसने। तो बट ओवरऑल आई स्टिल ही कैन डू अ लॉट बेटर फ्रॉम हिज बैटिंग पर्सपेक्टिव, जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कि अब एक वो टाइम आने लगा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि इसको शायद बॉलर ही कंसिडर किया जाए, या ये आफरीदी वाला बॉलर हूँ मुझे जो लोग या टेस्ट मैचेस में तो बड़े मुश्किल हालात में अच्छी बैटिंग कर देता होता है। टेस्ट मैचेस नो डाउट, मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। व्हाइट बॉल इज स्टिल nowhere near where the expectations are from him. यार फहीम मेरे लिए हमेशा बड़ा पजल रहा है। I've never been able to make up my mind। जब भी मैं उसको राइट ऑफ कर देता हूँ एज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी प्लेयर, वो एक आध परफॉर्मेंस ऐसी निकाल लेता है या पीएसएल उसका ऐसा चला। लेकिन मेरा दिस इज व्हाट द कंक्लूजन आई हैव कम टू इज के फहीम अशरफ इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि पीएसएल लेवल, क्योंकि प्लेयर्स के लेवल होते हैं, तो ये कि कहाँ ये पीएसएल लेवल का प्लेयर है, वहां पर ही अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सकता है। और उससे ऊपर जब नेशनल टीम में जाता है तो ही कैन नॉट बी द सेम प्लेयर। अब ब्रेक थ्रू, अब जैसे हम आसिफ की बात कर रहे थे या पहले बाबर की बात कर रहे थे कि हर एक को एक ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट या एक ब्रेक थ्रू गेम, एक मोमेंट चाहिए होता है। आई होप फहीम्स ब्रेक थ्रू मोमेंट कम सून, otherwise he is running out of time। मतलब कि time and patience from the whole nation in terms of an international player। लेकिन एक चीज भाई ये हमने पहले इस बात पे काफी जिक्र किया है कि ये फ्रेंचाइजीज होने से जो है ना, एक बहुत बड़ा फायदा जो हुआ है, एक प्लेयर्स को दूसरा घर मिल गया है। तो एक घर होता है, एक सपोर्ट सिस्टम उनको जो बैकअप में मौजूद होता है ना, कि रेहान भाई हो गए, रेहान, हसन, चीमा हो गए, बकी जैसे इनके लोग हैं, तो वो अपने प्लेयर्स को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट जो होती है ना, वो एक प्लेयर के लिए बड़ी अहम होती है। तो फहीम को भी वो हमेशा मिली है इस्लामाबाद से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की एनवायरनमेंट मौजूद है प्लेयर्स के लिए टू फॉल बैक अपॉन। एंड आई होप फहीम हैज अनदर ब्रेकआउट सीजन किया, जिससे वो नेशनल टीम में भी दोबारा अपनी जगह बनाए और enhance करे अपनी रेपुटेशन एज एन ऑलराउंडर व्हिच वी बैडली नीड। और बिल्कुल मेरे ख्याल में यही रीजन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हीं को प्रेफर किया ओवर इफ्तिखार, क्योंकि ये हमेशा से उनके लिए खेलता रहा है पहले दिन से। और इफ्तिखार तो इधर उधर हर साल ही आपको पता कि किसी नई टीम में होते हैं। तो अपना प्लेयर जो आपको मैच जिताता रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो कॉन्फिडेंस उसके ऊपर, जिसके ऊपर फिर वो पे बैक करेगा पीएसएल में जाके। चलिए आगे बढ़े। मेरा ख्याल से ये हो गए तो हीरे। अब आ जाएं आप सोने की तरफ। अच्छा, तीनों हो गए आपके?
हाँ जी, अल्लाह का ठीक शुक्र है, है तीनों ठीक। हो गए और तीसरा तो मेरा अच्छा जी, तीसरे को भी 2 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। ठीक है। चले सही है यार। गोल्ड के ऊपर चले जाते हैं। गोल्ड में 3 प्लेयर्स हैं लाइक एवरी अदर टीम। तो अब सीन ये है कि एलेक्स हेल्स एलेक्स हेल्स पहले तो आई एम सरप्राइज्ड कि इन्होंने उनको कन्विंस किया हुआ है कि वो डायमंड खेल लें। ठीक है, तो पहले तो ये है कि हेल्स चाहे तो प्लैटिनम भी खेल सकता है, मगर ये कि वो डायमंड में मान गया। ऑन टॉप ही इज एलिजिबल टू बिकम मेंटर, तो इन्होंने उसको मेंटर बना के कर लिया गोल्ड में। तो गोल्ड में एलेक्स हेल्स का मिल जाना यार, प्लैटिनम लेवल प्लेयर आपको गोल्ड में पड़ रहा है, तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड ना वो हर चीज की दूर की सोचती है कि जब उन्होंने इसको पिक भी किया होगा और इंग्रम वाली ट्रेड भी हुई होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार इसको तो हमने इजीली फिर बाद में आगे आगे मेंटर भी बना लेना है, तो हमें एक वो भी एडवांटेज हासिल हो जाएगा। आपको पता है एलेक्स हेल्स 33 साल के नोटिंघमशायर से उनका ताल्लुक है। लड़ाइयां चल रही हैं उनके अपने बोर्ड के साथ। लग नहीं रहा कि इनका बोर्ड इनको अब मजीद मैचेस देगा, तो अब T20 मर्सनरी प्लेयर बन चुके हैं। पूरी दुनिया कप्तान की के लीग साथ तो नहीं ज़्यादा मैं कहूंगा, लड़ाई है, बोर्ड के साथ इतनी नहीं है। बोर्ड कह ले नहीं, वो स्ट्रॉस के साथ भी तो कोई मसला था ना। कप्तान के साथ स्ट्रॉस तो के चलो साथ ठा नहीं, इट्स विद मॉर्गन, वेन मॉर्गन मॉर्गन। के साथ हुआ फिर बाद में। हाँ, मल्टीपल मसले हुए, उसके बाद फिर आपको पता है वो चांस उनका बोर्ड ज्यादा चांस देता नहीं है। मगर ये कि अच्छा मजे की बात ये है कि बहुत ज्यादा ये लीग्स नहीं खेल रहा। अगर आप देखो ये PSL ही खेलता है, फिर अपना वेटलिटी खेलता है और 10 बिग बैश खेलता है। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा क्योंकि हो सकता है T10 खेलता हूँ मैंने, वैसे उसमें T10 चूंकि मैं नोट नहीं करता, तो हो सकता है खेलता ही हो। एनीवे PSL में 4 मैचेस खेले थे इसने, क्योंकि जब अबू धाबी वाली लेग पे नहीं आया था वहां पर, तो फिर ख्वाजा आया था। 4 मैचेस में इसने 139 रन किए थे, 34 की अभी थी, 171 का स्ट्राइक रेट था और आमिर यमीन के कैरियर के ऊपर एक दाग लगा दिया था। बाकी इसकी कराची वर्सेस इंग्लैंड वाली ट्रेड के ऊपर तो हम काफी बात कर चुकी हैं। मेरा ख्याल में समझ नहीं लगी कि कराची ने ऐसा क्यों किया कि इस तरह का प्लेयर दे दिया और बाद में फिर इंग्लैंड को भी इस दफा अगर आप देखें तो उसको ना रिटेन किया उन्होंने पहले, और अब इस दफा तो शायद वो अवेलेबल भी नहीं था ड्राफ्ट में। आई डोंट नो, शायद वो उनके अपने लोकल टूर्नामेंट के, साउथ अफ्रीका के लोकल टूर्नामेंट में वो बिजी हो गया होगा। तो ये मैं बात जानबूझ के करता हूँ ताकि फराज को भी तो थोड़ा दुख हो ना। ये मुझे लाहौर के ऊपर हर वक्त लगाता रहता है, तो मैं ये हेल्स वाला लाता रहूंगा ताकि इसको भी थोड़ा थोड़ा दुख हो कि ये गलती हमने क्यों की। तो और यार हेल्स, और उसके बाद और जब से कराची से गया है और अभी स्पेशली देख लिया वो रन पे रन किए जा रहा है, वो वहां पे भी बिग बैश पे भी जब भी रन करता है तो मेरे बेटा जो है मुझे वही बोल दे कहता है, "अब उसको क्यों हमने।" मैंने कहा खैर छोड़ो, क्यों अब जो हो निकाला? गया खैर क्यों क्यों निकाला? निकाला। लेकिन लेकिन जख्मों में मरहम सिर्फ यही है कि इसकी जगह जो क्लार्क जो है ना, जो क्लार्क इज वेरी गुड, गुड बाय, गुड पिक। लेकिन यार इसकी जस्ट टू वन लाइन ऑन दैट, सबको पता है ऑब्वियस सी बात है, उसकी चक्कर ये थी कि इसको एज ओपनर खेलना था, ये प्रेफर करता है ओपनर खेलना, और वो बाबर और शजील की जगह थी, तो यही वजह थी। जो क्लार्क भी ओपनर खेलता है, लेकिन ही वाज ऑब्वियसली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्लेयर, वो तैयार था वन डाउन खेलने पे, तो ये वजह थी, और कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, कोई इख्तलाफात नहीं थे एज सच। यार नहीं, कराची से वो वन डाउन खेला हुआ है राइट उसने, और बड़ा स्कोर किया था ठीक ठाक उसने। ये तो अब जब खेला है ट्रेड लेकिन ओरिजिनेट हुई तो उसका वजह ये बनाई गई ना। अगर आप उसकी वजह वो ना बनाते तो और भी हो सकती थी। मगर ये ठीक है कि मगर कराची ने उस टाइम पे सोचा कि इंग्लैंड में ज्यादा सूट कर रहा है, तो वो ट्रेड पॉसिबल हो गई। और ट्रेड में और भी चीजें थी उसमें, सिर्फ ये नहीं था। डैन क्रिस्टल भी उन्होंने उस ट्रेड की वजह से उठाया था। खैर मैं तो सिर्फ आपको तंग करने के लिए इसको थोड़ा सा दोबारा उजागर कर रहा था, ताकि आपके जख्मों के ऊपर भी मैं थोड़ा सा मरहम नमक सॉरी गिराता रहा हूँ। वाइटलिटी ब्लास्ट में यार खेल नहीं, रहा वो है, आपको कहते पता हैं सिटी। कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो पत्थर नहीं हाँ, खेलते। तो जो भी है यार, ये फेंकता रहता है मेरे ऊपर, तो मैं भी इसके ऊपर फेंकूंगा। जिधर मेरा दाव लगेगा मैं भी लगाऊंगा ना। आप दोनों भी तो लगाते हो मुझे। अच्छा, आपका शीशे के घर काफी कमजोर है, हम इनका तो बेनिफिट उठाते मेरा हैं। पहले ही टूटा हुआ है भाई, मेरा पहले ही टूटा हुआ है। बाकी वैसे एक बात बताऊं फराज, जो तुम जो क्लार्क की बात कर रहे थे उसमें भी आपको एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है। वो ये कि उसके भी अपने बोर्ड के साथ फड्डे चल रहे हैं ना। तो आप ये देखो, हैरी ब्रुक को उन्होंने कर लिया है जिसकी कोई फॉर्म भी नहीं थी, और जो ये ठीक ठाक स्कोर कर रहा था। तो जो क्लार्क इसको नहीं लिया, उसकी रीजन ये कि इसके भी कोई केस कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये पिक नहीं हो रहा नेशनल टीम में। अदरवाइज जिस किस्म की फॉर्म में जो क्लार्क है, लाइक वो वाकई प्लैटिनम लेवल प्लेयर है। विटलिटी ब्लास्ट में यार एलेक्स हेल्स की बात कर लेते हैं कि 15 मैचेस में इसने 482 रन किए थे इस दफा, और ये 5th टॉप स्कोरर था। ठीक है, अभी बिग बैच जो खेल रहा है 12 मैचेस में इसने 374 रन किए हैं, 34 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है।
तो ही इज इन वेरी मच इन फॉर्म, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड के उनका मेन प्लेयर जो है वो फॉर्म में भी है। वसीम जूनियर, इसके बाद आगे बात करते हैं वसीम जूनियर की। वसीम जूनियर के ऊपर ये है कि जी 20 साल के नॉर्थ वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक है। पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको आइडेंटिफाई किया, टैलेंट आइडेंटिफाई किया, अमेजिंग टैलेंट। और उनकी बॉलिंग हमने देखी, ही वाज वेरी इंप्रेसिव। उनका एक्शन थोड़ा सा जिगजैग सा एक्शन था। हमने रेहान भाई से बात भी की थी, रेहान भाई ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी हमें दी थी। और मगर उसने, अगर आप देखो तो उसने पीएसएल के दौरान ही अपने एक्शन को बिल्कुल पिछले साल एक तो सिर्फ नाटी ठीक कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, बल्कि अपनी बॉलिंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव की उसने। एक ही साल में इतना ज्यादा इम्प्रूव करना और फिर इस तरह का प्लेयर मिल जाना पाकिस्तान के लिए भी बड़ा फॉर्चुनेट हुआ कि जब ये आप ये देखें कि उसको इंटरनेशनल भी मौका मिला है इसको, तो उसके यॉर्कर्स इतने एक्यूरेट हैं कि वो देख के मजा आ जाता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो T20 टीम अब आगे आगे मेरे ख्याल में जितनी भी क्रिकेट खेलेगी उसमें सक्सेस हमारी बहुत ज्यादा इस वजह से हुआ करेगी, हमारी बॉलिंग लाइन अब बहुत लीथल हो जाएगी। शाहीन अफरीदी पहली बॉलिंग कर रहे, ऊपर से वसीम जैसा प्लेयर मिल जाना जिसकी यॉर्कर्स वगैरह इतने अच्छे एक्यूरेट हों, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको आइडेंटिफाई किया और देखें एक ही साल में वो पाकिस्तान नेशनल टीम से खेल रहा है। तो फराज आप बताओ कि हाउ डू यू सी हिज सक्सेस? यार जो जो रेगुलर देखने वालों को पता होगा कि मैं मोहम्मद वसीम का बड़ा फैन हूँ, और आई वाज द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ हिम टू प्ले इन द वर्ल्ड कप, और इवन बिफोर द वर्ल्ड कप। यार आई लाइक द प्लेयर, इसकी टोटल कुछ प्लेयर होते हैं साकिब भाई जैसे उनकी वाइब होती है प्लेयर की, इसकी जब से मैंने इसे पहली बार देखा था इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही देखा था, एंड आई लाइक द वाइब, द एनर्जी ही ब्रिंग्स विद स्माइल ऑन हिज फेस। और वो जब मैंने आई डिडंट नो कि आई थॉट कि ये जेन्युइन टेलेंडर है, तो मैंने पहली बार उसको बैटिंग करते हुए देखा, मैंने कहा ये कर क्या रहा है ये। उसको पता था, उसको एक ही शॉट खेल रहा था बस बैट के पीछे फाइन लेग पे उठा के, और बॉलर को भी पता है ये वही खेलेगा, लेकिन ये वही खेले जा रहा था और उस पे मारता भी था। तो लेकिन बाद में उसने अभी डोमेस्टिक T20 में मैंने देखा इसने जो है वो सीधे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे भी बड़े अच्छे अच्छे छक्के लगाए थे। तो ही इज अ प्रॉपर प्लेयर, और बॉलिंग में ही इज नॉट एक्सप्रेस 140 से ऊपर निकल जाता है, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 130 से 35 से 40 के बीच में रहती है। सो इज अ गुड लाइन एंड लेंथ बॉलर। और जब आपने बोला कि जब यॉर्कर मारने का वक्त आता है तो वो भी मारता है, वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। पाकिस्तान, मैंने हमेशा से ही बोला जब से जिसको देखा है मैंने कि यार पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अब वही गेम हो गई ना कि यार आपको बॉलर, सिर्फ बॉलर नहीं चाहिए होता है, वो पूरा पैकेज चाहिए होता है। तो ही इज वन प्लेयर जहां फहीम की इसके बरक्स बात कर रहा था कि फहीम दूसरी तरफ जा रहा है, ये दूसरी तरफ दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो ही इज द गोइंग वेयर फहीम शुड बी। तो एनीवेज बिल्कुल, क्या ऐड तो बस करें, यार ब्रिलियंट। हाँ बहुत जबरदस्त है। और इसकी पीएसएल की अगर फॉर्म की बात कर ली जाए तो पिछले साल इसने 11 मैचेस में बेसिकली 12 विकेटें ली थी और 8.4 थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया था, 8.4 की इसकी इकोनॉमी थी। और रिसेंट अगर इसकी फॉर्म की बात कर लें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इसकी सीरीज हुई है 3 मैचों में इसने 8 आउट किए हैं, तो एक मैच में 4 थे और 2 मैचेस में इसने 2-2 आउट किए थे। तो अमेजिंग, उसकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड कि उनके पास एक ऐसा बॉलर जो इन फॉर्म भी है। जैसे हसन अली तो है ना कि चलो एक्सपेंसिव जा रहा है और उसकी वो फॉर्म नहीं लगी, मगर ये कि वसीम जूनियर इन फॉर्म है और स्पेशली इसके यॉर्कर्स देखने का मजा आता है। आगे चलते हैं जी। तीसरा प्लेयर जो इनका गोल्ड कैटेगरी का है वो है आजम खान। आजम खान जो कि ट्रेड हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जिसमें इफ्तिखार उधर गए हैं और आजम खान आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। आपको पता है 23 साल कराची आइट है, हमेशा से 5 साल से कोटा ग्लैडिएटर से खेल रहे थे। इट्स नॉट इजी फॉर कोटा ग्लैडिएटर इधर के अपना उमर एसोसिएट का लड़का कहीं और दे देना। इसके ऊपर ओपिनियन डेफिनेटली मैं हसीब का तो लूंगा ही, मगर ये कि मोइन खान का हसीब एक बयान आया था इससे पहले पीएसएल से पहले कि आइडियली मैं चाहता हूं कि अब ये कहीं और से खेले, बिकॉज दे रियली वांट हिम कि ये जहां पर भी खेले कीपिंग करे, क्योंकि जब तक कोयटा में खेलता रहता कीपिंग नहीं इसने करनी थी, राइट। तो मेरा ख्याल में
इसके कैरियर के लिए, आजम के कैरियर के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। मगर एक चीज में जिसमें मैं रेहान भाई का एक वो क्रिकेट दीवाने पे उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि वन ऑफ द रीजन हमने आजम खान को टीम में लिया है वो ये कि हम पिछले साल अपने स्टैट्स देख रहे थे कि मिडल ऑर्डर्स में मिडल के जो ओवर्स हैं उसमें स्पिनर के खिलाफ हमारा जो इकोनॉमी रेट है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक लोकल कीपर जो कि इतनी अच्छी पावर रेटिंग स्पिनर्स के खिलाफ कर लेता हो तो बड़ा सूटेबल मैचअप बन रहा था इस ट्रेड के लिए कि हमें आजम खान मिल जाए। तो असीब आप जरा बताओ कि हाउ डू यू सी दिस ट्रेड? नो इट्स आई थिंक ट्रेड मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी ट्रेड थी जो बिकॉज इट वर्कड फॉर both Quetta and Islamabad, and I think it actually made sense. One of those trades which actually made sense. It's not a trade के जो एलेक्स हेल्स और कॉलिन इंग्रम की हुई थी, वो ट्रेड डेफिनेटली उसमें क्लासिफाई नहीं होगी, लेकिन it's a very good trade. It's good for the player himself and it's good for both the teams. So I think there's बड़ी win-win situation थी और it's gonna benefit all of them. हम लोगों ने लास्ट टाइम ही बात की थी कि I think आजम it's important for Azam to play from another team than Quetta because एक तो ये कि उससे उसके ऊपर से फिर एक वो भी हो जाएगा, टैग भी हट जाएगा जो पर्ची का टैग जो हमारे यहाँ माशाल्लाह से हम सबको लगाते थे, तो वो एक टैग भी हट जाएगा और एक ऐसा ड्रेसिंग रूम भी मिलेगा जहाँ पे इसको बैक किया जाएगा एज अ प्लेयर। हाँ, नर्चर भी वहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। मगर यार ये चीज मैं सोच रहा था उनकी इस बात से कि देखो डेटा सबके पास होता है, राइट? डेटा तो लाहौर वालों के पास भी होगा, मगर डिपेंड करता है डेटा वेयर हाउस। फर्ज करो कि आप रिस्क एनालिस्ट, आपके स्टेक होल्डर्स होती हैं, अब आप उसको डेटा दे दें, हम सारा ड्रिल डाउन डेटा बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस का दे देते हैं, तो सबसे अच्छा रिस्क एनालिस्ट वही होता है जो उससे सबसे अच्छे मैट्रिक्स जो है जनरेट कर सकता है। आप ये देखो कि किस लेवल के ऊपर ये लोग जाके देख रहे हैं कि यार मिडल के ओवर पे निकालेंगे, स्पिन के खिलाफ हमारे इकोनॉमी रेट्स जो है बाकी टीम से कितने में है, अगर बाकी टीम्स के ज्यादा अच्छी हैं तो देखो ये मैट्रिक्स जाके जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको उस गैप को आइडेंटिफाई करके फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक भी बात और मैं कहूंगा साकिब भाई, आपकी बात पे ऐड करूंगा, एक चीज हमें और नोट करनी चाहिए कि आप इसमें टीम्स को देखें तो कोई भी ये नहीं देखता कि नहीं भाई इस बंदे की कितनी 50 हैं, कितनी 100s हैं। हम लोग हमेशा उसमें फंसे रहते हैं कि भाई ये बंदा इसकी कितनी 50 हैं, कितनी ना इसने 50 स्कोर किया ना 100 स्कोर किया। T20 is all about situations, and situations are 3 to 4 overs or 5 overs or 6 overs. That's the max. The max is 6 overs. क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर आता है उसमें यही होता है कि आप एक प्लेयर अगर मुझे 3 से 4 ओवर अगर खेल रहा है तो उसमें जो उसकी मैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सिचुएशन में दे सकता है या नहीं दे सकता। तो अब जो है ये सारे एनालिस्ट और ये जो सिलेक्टर्स हैं फॉर डिफरेंट फ्रेंचाइजेस, दे आर फोकसिंग ऑन दोज एरियाज। वो ये नहीं देख रहे कि भाई इस बंदे ने कितनी सेंचुरियां कर दी हैं, कितनी वो कर दी हैं। अगर इसी तरह यही देखना होता तो फिर खुर्रम मंजूर हर टीम में होता। हाँ, वो बात तो सही है आपकी, मगर यार देखो ये भी पोटेंशियल अनफुलफिल्ड ही है। ये वो जिस तरह आज चले वो बात ही आपने छेड़ दी तो मैं उसको भी बात कर लेता हूँ। क्रिक पंडित ने आज सुबह बेसिकली एक ट्वीट में मुझे मेंशन किया होता कि साकिब भाई मैंने आपका प्रोग्राम देखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला, जिसमें आप कह रही हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कि इसको जाने दी है। तो कहता है कि नहीं ये तो प्लैटिनम लेवल प्लेयर को नहीं जाने देना चाहिए, ये तो प्लैटिनम लेवल प्लेयर है और इससे तो नुकसान होगा क्वेटा को। यार बात ये पंडित भाई के 5 साल हो गए हैं आजम को, अगर 5 साल के बाद भी वो गोल्ड में ही है ना तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उसकी परफॉर्मेंसेस गोल्ड लेवल की हैं। फखर जमान दूसरे साल में प्लैटिनम हो गया था और आज तक प्लैटिनम में है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो कि दूसरे तीसरे साल में प्लैटिनम हो गए थे, वो आज तक प्लैटिनम में है। तो ये आजम के 5 साल हो चुके हुए हैं। पिछले साल की परफॉर्मेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि उसने 10 मैच में सिर्फ 174 रन किए थे, 17 के 133 का स्ट्राइक रेट था। एक सेकंड साकिब भाई बात सुन ले, 50 मिनट हो गए, हम लोग अभी तक गोल्ड पर हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अप करें प्लीज शो को। नहीं स्पीड अप कर रहे हैं, बस मैं उसमें एक बात करना चाह रहा था कि नहीं आगे तो बड़ी स्पीड से काम होगा। बस मैं उसमें ये बात करना चाह रहा था कि इसका आजम का पोटेंशियल प्लैटिनम का अभी इस वजह से नहीं है कि गोल्ड में भी ये तब मेक सेंस करता है अगर ये कीपिंग करे। मैं ये बात कर रहा था कि इस्लामाबाद में जाके एटलीस्ट वो कीपिंग करेगा तो वो अपनी वैल्यू अपनी गोल्ड की ले आएगा। बाकी जो आप कह रहे हैं स्किल्स के ऊपर, प्लैटिनम लेवल स्किल्स हैं, प्लैटिनम लेवल जो स्किल्स होती हैं वो ठीक है, मगर हमने प्लैटिनम लेवल परफॉर्मेंसेस देखनी है।
अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो फिर स्किल्स का क्या फायदा अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और वो परफॉर्मेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो रही आगे चलती है। साकिब भाई, ये पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट इज 110% आई एग्री दैट और मेक मैं दैट समथिंग एक बात और क्लियर कर दूं, आप मुझसे नहीं कह रहे, आप पंडित साहब से कह रहे हैं ना। हाँ, पंडित से समझ मैं तो इस that- बात में एग्री मैं इस बात में that- एग्रीमेंट नहीं है। That sums it up very well कि यहाँ प्लेटिनम वाली स्किल का क्या करना है जब प्लेटिनम की परफॉर्मेंस नहीं होंगी। that fits for everybody I guess कि जिस कैटेगरी की हो स्किल्स का क्या करना है। आगे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वैसे रीसेंट फॉर्म में बता दूं कि साउथ पंजाब से खेल रहे हैं, आखिरी 5 फर्स्ट क्लास मैचेस मैंने देखे थे, उसमें एक भी 50 नहीं है, तो अभी थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में भी इनकी इतनी फॉर्म नहीं लगी हुई। ओवर टू सिल्वर फॉर रसीव फारूकी। चलिए जी, मैं जरा जल्दी छेती खींचूंगा इसको, तो प्लीज बेयर विद मी। तो पहले अब बात कर लेते हैं यार सिल्वर में, स्टार्ट कहां से करें? मोहम्मद अखलाक से, अगेन अनदर विकेट कीपर बैट्समैन। पहले पिछले साल भी इस्लामाबाद से खेले थे, इस साल फिर पर इस्लामाबाद से खेल रहे हैं। ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे पिछले साल, आई थिंक 5 मैचेस ही खेले थे, जिसमें कोई खास रन भी स्कोर नहीं किए थे, और एवरेज 11 और 141.93। अखलाक का मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कैटेगराइज ना करूं, लेकिन वही बात है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कोशिश इसकी यही होती है कि एग्रेसिव खेले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन ही ट्राइज टू प्ले एग्रेसिव ये रह जाता है। इसीलिए इसकी कैरियर एवरेज भी कोई T20s में 22 रन्स की है, हालांकि स्ट्राइक रेट इसका 136.95 का है। तो ये अगेन है तो अब 29 साल का हो चुका है, लेकिन आई डोंट थिंक इससे ज्यादा का इसमें पोटेंशियल अब इससे ज्यादा होने का है। लाइक he comes in, if he plays great, if he doesn't then he's just another walking wicket, unfortunately. पिछले अभी कुछ रिसेंटली तो सेंट्रल पंजाब की सेकंड 11 से ही खेल रहा था, लास्ट 2 मैचेस में अच्छे स्कोर्स भी थे इसके, तो देखना है कि हाउ ही डज। एज फार एज नेशनल T20 की परफॉर्मेंस इज कंसर्न, 10 मैचेस खेले थे, 23 रन की एवरेज थी, 140.23 का स्ट्राइक रेट था, हाईएस्ट स्कोर 62 का था। तो उसके हिसाब से इसने 237 रन बनाए थे इन टोटल। ठीक है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, बट वही बात है कि चला तो ग्रेट, नहीं तो फिर वो यू गोइंग टू सी एन अर्ली विकेट फ्रॉम हिम, वो भी मारते हुए। तो ये हो गया अखलाक। साकिब भाई आपने तो कुछ ऐड नहीं करना, मैं आगे बढ़ूं? नहीं आगे चलें आप। चल ठीक है जी। अगली बात कर लेते हैं यार रीस टॉपली की। रीस टॉपली इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। he's been in and out of the England T20 setup. हालांकि जब ये आए थे तो काफी पाकिस्तान के खिलाफ ही आए थे और अच्छी बॉलिंग कराई थी इसने पाकिस्तान के खिलाफ में। यूजुअली बेचारे का थोड़ा सा कैरियर जो है बड़ा अनलकी सा गुजरा है, क्योंकि कई इसने जो है लाइक ही starts to build his place back in the England team और फिर ये इंजर्ड हो जाता है। अभी रिसेंटली स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हुए थे, इसका कैरियर भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था। हालांकि 6'7" है, कैरियर इसका इसी तरह स्टार्ट हुआ था इंजरी से। केविन पीटरसन को बॉलिंग करा रहा था 2009 में, आई थिंक नेट्स थी कोई या कोई मैच था, एज अ 15-year-old नेट में बॉलिंग करा रहा था, नेट्स में बॉलिंग करा रहा था केविन पीटरसन शॉट मारा, ड्राइव मारी, इसके सर पे जाके बॉल लगी, ये तो उस वक्त वो इंजर्ड हो गया ये। हालांकि फिर द गुड थिंग वाज केविन पीटरसन ने फिर इसको अपना साइन बैट दे दिया था कि एज अ मेमेंटो, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। तो बट एनीवेज ही इज डेवलप्ड वेल, ही इज ट्राइंग टू गेट इन द इंग्लैंड टीम। अभी वेस्ट इंडीज के टूर पे भी इंग्लैंड टीम के साथ गया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी अभी रिप्लेसमेंट हालांकि इस्लामाबाद ले सकता था पार्शियल, लेकिन इट्स वो रिजर्व की हुई है इन्होंने, तो अब लेते हैं पार्शियल। देखो आज से बबल स्टार्ट हो गया, आई डोंट थिंक सो लेंगे, क्योंकि ये उसका वही वेट कर रहे होंगे ना कि ये उधर से बिग बैश से कब पहुंचेगा। ये रेनिगेट से खेल रहा था, मैं देख रहा था, इसने वैसे रेनिगेट से मैं देखा था खास पेस पे बॉल नहीं करता, आराम से बॉल कर रहा था, कोई नहीं, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहा है रेनिगेट से। तो 8.38 का लेकिन इकोनॉमी रेट तो है जरूर, ले 9 विकेटें ली हैं 7 मैचों में, तो
और लास्ट मैच में भी इसने 3 for 27 ली थी अगेंस्ट स्टार्स। लेकिन अब ये वेस्ट इंडीज पहुंच गया है। वहाँ पे कल जो मैच खेला था उसमें भी इसने कल नहीं, आई थिंक 18 को मैच खेला था, उसमें इसने एक 3 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट ली थी। तो और ये वेस्ट इंडीज वाली उस स्क्वाड में भी शामिल हो चुका है ये। जी अभी इंग्लैंड 11 वर्सेस प्रेसिडेंट 11 के फिर तो पता नहीं कब आएगा वो, तो फिर 30 जी को फिर खत्म वो हो रही है एक ना उनकी वीक सीरीज। बाद तो ही आएगा। हाँ, फिर तो सबके साथ ही आएगा, 3 मैचेस मिस होंगे। तो बस वही बात है कि अगर 3 मैचेस मिस हो रहे हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में नॉट टेक, वो कहेंगे हमारे पास एनफ, उतनी देर के लिए हमारे पास एनफ एमुनिशन है। जी तो लेट्स सी, ही इज बट ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ, अभी बिग बैश में तो इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो इसकी इकोनॉमी रेट हाँ 8.27 है, which is average. You can't say it bad or you can't say it good, but it's average. विकेटें जरूर लेता है, 15.88 का स्ट्राइक रेट है, which is very good. तो let's see how he fares with Islamabad, क्योंकि पहली दफा आई थिंक PSL में खेल रहा है। I don't think PSL में इससे पहले ये नाम आया था लेकिन खेला नहीं है आई थिंक। मुझे भूल गया, मुझे स्टॉप ली पहले कभी PSL में खेला ही नहीं, I forgot। अच्छा चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं दानिश अजीज की तरफ। दानिश अजीज अगेन पहले जो है ये लास्ट ईयर कराची किंग्स की तरफ से खेले थे। कोई बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, हालांकि बैटिंग इसने अच्छी की थी लास्ट ईयर कराची किंग्स की तरफ से। बट ये एक तरह से इनके जो सॉरी मैं नाम भूल गया यार, मेरे स्लिप हो गया नाम, ये एक तरह से रिप्लेसमेंट है जो जल्दी में चला गया, हुसैन तलत की रिप्लेसमेंट समझ लें। सेम काइंड ऑफ रोल, सेम काइंड ऑफ बैटिंग स्टाइल, लेकिन ये है कि ये स्लो लेफ्ट आर्म बॉल कर सकते हैं वर्सेस हुसैन तलत जो कि मीडियम पेसर है और बॉलिंग कर एज अ मीडियम पेसर बॉल कर सकते हैं। बट एनीवेज रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है और ये रेलीगेट हो गए सिंध की टीम से भी सेकंड 11 में। जो इनका नेशनल T20 था वो भी इतना अच्छा नहीं गुजरा। आई थिंक वन ऑफ दी, मेरे हिसाब से, और मैं आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से एक अनफॉर्चुनेट प्लेयर रहा है यार। इसके साथ थोड़ी सी ज्यादती जरूर हुई है क्योंकि 2 मैचेस खिला के इसको नेशनल टीम से बाहर कर दिया, ज्यादा चांसेस भी नहीं मिले। हो सकता है इन द बैकग्राउंड या नेट्स पे ज्यादा कन्विंस नहीं हुई मैनेजमेंट इनसे, इस वजह से इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली और ये टीम से भी बाहर हो गए। इसका मुझे लग रहा है इसका ज़िम्बाब्वे की मुश्किल पिच पे इसका शायद डेब्यू हुआ था, तो इसको समझ ही नहीं लग रही थी कि वो बड़ी मुश्किल पिच थी जी, और कोई भी नहीं खेल पाया था। तो मेरे हिसाब से बड़ी ज्यादती हुई है एक तरह से इसके साथ, और जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस भी काफी नीचे गया है और उसके बाद से इसकी परफॉर्मेंसेस कोई वैसी नहीं रही हैं। लास्ट PSL में भी अगर आप देखें तो कराची ने इसको सिर्फ 3 मैचेस दिए, जिसमें हालांकि इसने 37 की एवरेज से 74 रन बनाए और इसका स्ट्राइक रेट वाज 211.42। यार मेरा ख्याल में ये देखो वनडे को ज्यादा सूट करता है, जिसमें सऊद शकील ने अब जगह ले ली है, तो आई डोंट थिंक सो इसकी आगे जगह बनेगी। लेकिन सऊद शकील इज अगेन ही इज अ नंबर 3 बैट्समैन वर्सेस दानिश अजीज हु इज नंबर 5 और नंबर 6 इन वनडेज। तो अगेन बात वही है जाकिर भाई, इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ चांसेस, इफ यू नॉट गेटिंग इनफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला जाता है। नेशनल T20 हालांकि बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा इसका, फॉर्म में भी नहीं है। टेक्निकली थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस लड़के में, क्योंकि मुझे एक दो जगह जो मैंने थोड़ा बहुत लिमिटेड इसको देखा, इसकी मुझे टेक्निक इतनी समझ में नहीं आई। और ये और बात है कि इसने कई मैचेस में फिनिश पर अच्छा किया है, सिक्सेस बड़े अच्छे मारे हैं, लेकिन देयर इज सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये थे जी दानिश अजीज। नेक्स्ट आप आ जाते हैं जफर गौहर के ऊपर। जफर गौहर अगेन इस्लामाबाद इनको ड्रॉप करता है, लेकिन कोई ना कोई रिटेंशन में नहीं रिटेन करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी रास्ते से इनको वापस टीम में ले आता है। इनकी सबसे बड़ी नहीं, वो रास्ते भी अब आसान ही हो गए क्योंकि अब कोई भी नहीं उठाता। अब वो इस्लामाबाद भी एंड में उठाता है, उनको पता है कि किसी और ने तो उठाना नहीं है। स्पिनर यार, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखो ना, पहले कितने, आज तक असगर को किसी ने दोबारा नहीं उठाया, कितना अच्छा जल्मी से वो खेला था। हसन खान कोयटा ग्लैडिएटर से खेला था, मगर जब सिल्वर में जाते हैं तो जगह नहीं बनती। उमर खान
मर्जिंग में उधर से कितना अच्छा खेला था कराची से, मगर जब सिल्वर में पहुंचता तो जगह नहीं मिलती। तो जफर गोर का भी ऐसा ही है कि इसकी भी कोई इतनी परफॉर्मेंसेज पिछली दफा ऐसी नहीं थी कि जो कोई टीम इसको ड्राफ्ट तक उठा लेती। और आई थिंक पिछली दफा इसने एज सच कुछ जो नेशनल T20 था उसमें भी कुछ इतना कुछ किया नहीं था। आई थिंक 4 मैचेस ही खेले थे, क्योंकि ये वहां गया हुआ था, इंग्लैंड गया हुआ था डोमेस्टिक, वहां पे लीग खेलने के लिए, तो इसको ज्यादा मैचेस भी नहीं मिले थे। बट अगेन वही बात है कि वी हेयर हिम अबाउट हिम एंड मीन वी सीन हिम प्लेइंग वेल एज वेल, लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंसेस जो है वो ना पीएसएल में भी फ्लैशेस में, क्योंकि इस्लामाबाद इनको सारे मैचेस नहीं देता, चंद मैचेस देता है। लास्ट ईयर तो कराची में मैचेस मिले थे जहाँ पे बॉल स्पिन ही नहीं कर रहा था, और उसमें बहुत बुरी तरह मार खाई थी जफर गौहर ने। तो बात वही है, कंडीशंस थोड़ी सी इसको सूटेबल अगर मिल जाए तो ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। मुझे तो काफी पसंद है, आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिम। इट्स जस्ट दैट आई स्टिल थिंकिंग की परफॉर्मेंसेस अभी तक वैसी नहीं आई है जैसी मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो लेट्स सी। पिछले दफा तो रदरफोर्ड ने भी 4 छक्के लगा दिए थे जी, काफी कुट पड़ी थी। खैर एनीवेज, फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉल स्टर्लिंग के ऊपर। पॉल स्टर्लिंग के ऊपर थोड़ी सी बात मैं ये करूंगा कि यार ही इज वन ऑफ द, यानी आपको ये एक तरह से हीरा है जो shrewd pick in a silver, shrewd retention in a silver, एग्जैक्टली। बहुत अमेजिंग प्लेयर, हालांकि आपको लगता नहीं है इसकी अपीयरेंस है कि ये कोई बहुत ही अमेजिंग फील्डर भी होगा, बैट्समैन भी होगा, लेकिन ही इज अ वेरी गुड फील्डर एज वेल, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। इस साल कैलेंडर ईयर में 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है इन T20s आफ्टर बाबर एंड रिजवान। तो परफॉर्मेंसेस तो डेफिनेटली इसकी प्लैटिनम लेवल और डायमंड लेवल है, और ये आपको सिल्वर में मिल जाता है। इट्स अ वेरी 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 गुड पिक दैट देयर। यार समझ नहीं लगी कि इन्होंने उसको सिल्वर में किस तरह कन्विंस किया, और वो भी कन्विंस हो जाता है, और जल्वी ने टॉम कोलर कैटमोर को सिल्वर में कन्विंस किया। तो हमारे ही देखो, वो डंक और समित कब से खेल रहे थे, वो इस दफा डायमंड में चले गए, उन्होंने कहा जी हमने डायमंड से खेलना है। तो खैर आगे चलें। खैर एनीवेज, बट और एक और बात, यानी इस वक्त T20s में अगर सबसे ज्यादा चौके किसी ने लगाए हैं तो वो ये साहब है दुनिया में। तो अगेन मैं जितनी इस पिक की तारीफ करूं, और ये लास्ट ईयर इन्होंने पिक किया था, और ही हैज बीन फिनोमिनल इन पीएसएल। हालांकि लास्ट ईयर एक मैच में इसने काफी मारा था, एक मैच में मैंने देखा 2 मैचेस तो खेले थे। पहले मैच में 1 रन पे आउट हो गया, पहले या दूसरे में बहुत मारा था। आउट हो गया था। उसके अलावा 56 रन मारे थे, 162.85 की स्ट्राइक रेट, और आई गेस फिर मनरो आ गया था। मगर मैं इसको देख रहा था कि जो अभी इसकी सीरीज नहीं हुई वेस्ट इंडीज से, जो इन्होंने जीती है, वेस्ट इंडीज को हराई है, उसमें यार ये बहुत मोटा हो गया है। ये मुझे लग रहा है कोविड में इसका वजन डबल होता जा रहा है। और उसमें भी इसने एक मैच में 44 मारा था, एक मैच में 21 मारा था। तो मगर उसकी फिटनेस का लेवल ये है कि काफी बल्की हो गया है। बल्कि तो हमेशा से है साकिब भाई, लेकिन उसके बावजूद इसकी फील्डिंग, आप उसको डाइवे मारते हुए देख लें। चले तो अच्छी बात। चले तो ये हो गई भाई सिल्वर। ओवर टू यू साकिब भाई। चले मर्जिंग। यार मर्जिंग में इनके बेसिकली 3 प्लेयर्स हैं। जिशान जमीर हैं, और उनकी एक रिप्लेसमेंट हुरैरा भी है बेसिकली। जिशान जमीर आपको पता ही है कि 19 साल के कराचीआइट हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। आज मैंने फर्स्ट टाइम उनको डिटेल से देखा है बॉलिंग करते हुए। मैंने आज छुट्टी ली हुई थी कोविड के चक्कर में, तो मैं टीवी के आगे ही लेटा रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैंने पूरा मैच देखा, जिसमें जिशान जमीर की मैंने पूरी बॉलिंग देखी। 2-3 ओवर करके इंजर्ड हो गया था, चला गया था, फिर वापस आया, फिर आके उसने अपने ओवर दोबारा कंप्लीट किए। तो अच्छा फास्ट बॉलर लगा है। बहुत एक्सप्रेस पेस तो नहीं लगी, मगर ही वाज डिसेंट। तो अगर यू बॉलिंग, इफ यू बॉलिंग 135 140 देन दैट्स इस एज के हिसाब से उसकी बॉलिंग ठीक थी। थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता, क्योंकि पिछला मैच जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ उसमें इसने 3 छक्के लगाए थे। आज तो 6 बॉलों पे 21 रन बनाए थे। आज तो इससे इतनी ज्यादा हिट नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया हुआ है, ये तो ऑलराउंडर होना चाहिए। तो आज आप देख रहे थे ना मैच? हाँ, आज मैं देख रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा था। मुझे तो क्या नाम लेते हैं, पता भी नहीं था कि ये वर्ल्ड कप का पार्ट का हिस्सा है।
मगर ये कि फिर मुझे याद आया कि हुरैरा की जो उन्होंने रिप्लेसमेंट इसकी इस वजह से ली हुई थी। तो खैर बाकी आज तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला गया। 54 रन इसने दिए और इसको कोई विकेट भी नहीं मिली। तो लेट्स सी, वी विल सी मोर ऑफ हिम। अब ये वर्ल्ड कप जब खत्म होगा, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, तो ये 9-10 फरवरी तक ही पहुंचेंगे। 5 फरवरी को वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, तो 3 दिन का क्वारंटीन है। तो ये हो सकता है ये लोग 9-10 को लाहौर लेग में पहुंचे, तो कराची लेग में तो वो प्लेयर नहीं पहुंचेंगे जो लोग फाइनल तक जाएंगे, और अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल तक जाए। तो इसकी जो रिप्लेसमेंट उन्होंने ली हुई है मोहम्मद हुरैरा, 19 ईयर्स ओल्ड, सियालकोटी, बेसिकली अंडर 19 के आपको याद है बैट्समैन थे हैदर अली के साथ। वो आजकल भी नॉर्दर्न में भी हैदर अली के साथ ही बैटिंग कर रहे हैं। मगर यार हुरैरा ने इस दफा डेब्यू किया है, और आपको पता है कि कमाल का डेब्यू कर गया हुरैरा। पहले सीजन में 986 रन बना दिए हैं उसने, 11 फर्स्ट क्लास मैचेस में 986 रन कर दिए, एक ट्रिपल सेंचुरी कर दी है, और फाइनल में भी उसने क्या नाम लेते हैं दोनों इनिंग्सों में 50 की है। अमेजिंग प्रोस्पेक्ट। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हुरैरा के वो T20 क्रिकेट किस तरह की खेलते हैं। मगर बैटिंग वाइज लाइक वेरी हर्टिंग टू सी कि अगर आगे में लॉन्ग टर्म में ये वनडे और टेस्ट वगैरह में ये पोटेंशियल मिल जाए हुरैरा का। तीसरी पिक जो है इनकी बेसिकली मुबस्सिर खान है। थे तो 2 ही, मगर हुरैरा तो पार्शियल रिप्लेसमेंट है बेसिकली। तो मुबस्सिर खान का ये कि 19 ईयर्स ओल्ड, ऑलराउंडर फ्रॉम रावलपिंडी, नॉर्दर्न से खेल रहे हैं ये भी, और राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक भी करता है। इसका सीजन ये है कि यार मुबस्सिर का ये कि इसने डेब्यू के ऊपर ही 164 रन की इनिंग्स खेल दी थी बेसिकली। अपने फर्स्ट क्लास का पहला ही मैच खेल रहा हो और आप 164 रन की, और इसने ठीक ठाक, मतलब कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना हो जाएगा। इसको अब बोल्ड करने के बाद ना फिर धानी ने सेलिब्रेशन भी कोई नहीं की हुई। वो मैंने पूरी इनिंग्स देखी आज जिसकी 164 रन की, मैंने कहा देखूं तो सही कि किस तरह का खेलता है। तो लाइक गुड टेस्ट प्लेयर, मगर अभी तक वही इसकी वही टॉप स्कोरर, मगर अभी खेला ही कितना बेचारा। तो 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है, 11 लिस्टे के मैचेस खेल चुका है, 5 T20 खेल चुका है। जो 14 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला उसमें 38 की एवरेज है, 33 विकेट है इसकी बेसिकली। और ये कोई जो फाइनल हुआ है फर्स्ट क्लास का हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो फाइनल है उसमें भी उसने 4 आउट किए हैं। ठीक है, तो यही तीनों इनकी मर्जिंग पिक्स थी। ओवर टू यू फॉर द फर्स्ट 2 सप्लीमेंट्री पिक्स। अच्छा जी, तो पहली बात कर लेते हैं हम रहमानुल्लाह गुरबाज की। रहमानुल्लाह गुरबाज अगेन अफगानिस्तान से ताल्लुक है। अभी हमने वर्ल्ड कप में भी खेलता देखा था पाकिस्तान के खिलाफ। हैज़ अ वेरी गुड 6 हिटिंग एबिलिटी। आई थिंक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, यंग प्रोस्पेक्ट है ये T20s में, वाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर से। बिकॉज whenever I've seen him performing। अभी जाफना किंग्स की तरफ से भी खेल रहा था ये LPL and he was performing really well। I think ये लंका प्रीमियर लीग में 5th हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है, और फाइनल में भी इसने कोई 35 के करीब रन बनाए थे। उससे पहले क्वालिफायर में 70 रन बनाए थे। दोनों क्वालिफायर्स में एक्चुअली 50s की थी इसने। वेरी गुड प्लेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग 6 हिटर। T20 की अगर आप बात करें इसके कैरियर की, तो T20 के कैरियर में इसका स्ट्राइक रेट इज 150.35। तो बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। 24.63 की एवरेज है, और 101 के करीब छक्के मार चुका है, चौके भी 118 के करीब मार चुके हैं। तो 10 50s हैं। तो वेरी गुड पिक। देखना ये कि कितना अवेलेबल होता है, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान की काफ़ी सीरीज जो स्केड्यूल होनी है या हो चुकी हैं, उनका अभी फाइनल कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ। नहीं देखो, नीदरलैंड वाली सीरीज तो उनकी है ना ऑन, वो अभी कल पहला मैच है उनका। जिम्बाब्वे की अभी कुछ पता नहीं, जिम्बाब्वे वाली का कुछ पता नहीं है। इस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि ना वो सीरीज होगी ना ये लोग जाएंगे, तो दे आर कमिंग। ये मोस्ट लाइकली बस एक मैच, पहला मैच शायद मिस कर दें, जिस तरह राशिद खान का मैं देख रहा था कि वो पहला मैच शायद मिस कर देगा। अच्छा, एनीवेज लंका प्रीमियर लीग में भी 8 मैचेस खेले थे, 207 रन बनाए थे, 144.75 का स्ट्राइक रेट था, 26 रन की एवरेज समझ लें। तो वेरी गुड पिक। होपफुली इज अवेलेबल, और ये टॉप ऑर्डर में बड़ा क्वालिटी इनको प्लेयर मिल गया। फिर आ जाते जी अतर महमूद। अच्छा, अतर महमूद मैं सर्च करता रहा, मुझे कोई खास मिला नहीं उनके बारे में। हसन अली का कजन है ना, कजन है हसन अली का।
ये वो हसन अली का कजन है जिसके जो आई थिंक सुतेले कजन है, कुछ इस तरह करके कुछ रिश्ता है। बट एनीवेज नहीं, वो साहब वो हुरैरा का था आई थिंक, शोएब से। बट एनीवेज इसके अलावा और कोई मेरे पास मालूमात नहीं। अगर आपके पास कुछ है तो साकिब भाई जरूर बताएं, क्योंकि मैं जितना मैं गूगल कर चुका हूँ, जितना मैं क्रिकेट इन्फो पे देख चुका हूँ, फास्ट बॉलर है मेरे ख्याल में, फास्ट बॉलर ही है शायद, राइट? आई हैव नो आइडिया, सही सो सही, आई अच्छा कांट से एनीथिंग इन दिस पॉइंट इन टाइम। चलें ठीक है यार, वो मुझे मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर ही है ये, और ये हसन अली का कजन है। तो इसका कोई रैशनल वैसे बताया था रेहान भाई ने किसी स्पेस में, मगर मुझे भूल गया इस टाइम पे, या एनीवेज कमेंट्स में पता या चल उसने जाएगा। बताया था। हमारे काफी जो एनीवे व्यूअर्स हैं उनको काफी इंफॉर्मेशन होती है इस बारे में, तो दिल लेट अस नो। आगे बात कर लेते हैं यार। 19th पिक जो टीम की थी वो बेसिकली मूसा खान, 21 इयर्स ओल्ड इस्लामाबादियन, हमेशा से इस्लामाबाद के लिए खेलते रहे हैं। 1 टेस्ट, 2 वनडे, 2 T20 पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। पिछले साल इन्होंने 3 मैचेस खेले थे, 5 आउट किए थे। 8.63 की इनकी इकोनॉमी थी, थोड़े से एक्सपेंसिव थे, मगर इनका वो बाउंसर हसीब सारी जिंदगी याद रखेंगे जो इन्होंने रसल को मार के जख्मी कर दिया और कोयटा की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया था। नहीं, मुझे इनकी वो इनिंग्स भी याद है जो इन्होंने फिनिश किया था बैटिंग की में। हाँ बिल्कुल, वो तो याद ही होगा ना आपको भी याद होगा वो। हाँ बिल्कुल, मुझे भी वो याद है। और इनका कोई फर्स्ट क्लास सीजन इतना अच्छा नहीं गया बेसिकली नॉर्दर्न की तरफ से, मगर ये कि नेशनल T20 में इनका 5 मैचों में इन्होंने 6 आउट किए हैं और 10.88 की इकोनॉमी से इन्होंने रन लीड किए हैं। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग साइन कि इन्होंने इतने ज्यादा रन नेशनल T20 में क्यों दे दिए हैं। दूसरे प्लेयर जो आखिरी प्लेयर आज के, जाहिर खान, इससे पहले के फराज जो बासियां ले रहा है, फराज आखिरी प्लेयर आ गया। जाहिर खान 23 इयर्स ओल्ड अफगानी, बेसिकली अफगानिस्तान की तरफ से 3 टेस्ट और 1 वनडे खेल चुके हुए हैं। T20s अगर इनकी बात कर ली जाए, आपको पता है कि लेफ्ट आर्म बेसिकली स्पिनर है। बिग बैश भी आजकल खेल रहे हैं। ओवरऑल T20 इनकी बात की जाए तो ये 79 मैचेस खेल चुके हैं, 86 विकेटें इनकी, 7.18 की इकोनॉमी है जो कि अच्छी इकोनॉमी है। रेनीगेट से आजकल खेल रहा है। रेनीगेट बेचारी की टीम तो वैसे मरी हुई थी, मगर ये कि इसने ही डिड वेल, ही डिड हिज पार्ट बेसिकली। 14 मैचों में इसने 12 आउट किए हैं, 8 की इकोनॉमी थी जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। तो दैट्स इट, यही आज हमारे सारे प्लेयर थे। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रेटिंग की बारी आ गई है। चलो मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ यार। स्ट्रेंथ की बात अगर मैं कर लूँ तो देखो, इनके ओपनर्स बहुत अच्छे हैं। वो 4 अगर देखें तो 4 ओपनर्स ही हैं। और देखो, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी पुराना गेम प्लान होता है कि हमने पावर प्ले विन करना है, क्योंकि जो स्टैट्स डेटा आता है वो कहते हैं जो टीम पावर प्ले विन करती है वो ज्यादातर मैचेस वही जीतती है। तो पावर प्ले विन करने के लिए इनके पास वो प्लेयर्स होते हैं जो कि पावर प्ले में लाइक डोमिनेट करें। तो इनके पास हेल्स भी है, इनके पास मनरो भी है, इनके पास गुरबाज भी है, इनके पास स्टर्लिंग भी है। तो ये 4 हैं, इनको जिधर मर्जी खिला दें टॉप 4 में, ठीक है। तो इनके पास बड़े वो सॉलिड 4 प्लेयर्स हैं। ऑलराउंडर्स भी इनके पास, आपको पता है सारे तो ऑलराउंडर्स हैं नीचे फिर भरे हुए। हसन अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, ठीक है, डेलांगा भी बैट कर लेता है, मुबसर भी बैट कर लेता है, वसीम जूनियर का भी आपको पता है कि बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो इनकी तो बैटिंग इस दफा 10वें नंबर तक ही जा रही है। तो इनकी बैटिंग, ऑलराउंडिंग एबिलिटी और पावर हिटिंग सब कुछ अच्छा है। वीकनेस अगर इनकी देखी जाए तो एक हसन अली की फॉर्म की हमने बात की। हसन अली की फॉर्म T20s की अच्छी नहीं लगी। हसन अली इज अ डिफरेंट बीस्ट व्हेन इट कम्स टू द PSL, बाय द वे। जब भी PSL आती है हसन अली एक डिफरेंट हसन अली हो जाता है, वो हसन अली नहीं होता जो नेशनल टीम में होता है। तो वी आर होपिंग कि इस्लामाबाद की तरफ से वो वैसा ही परफॉर्म करे जिस तरह वो करता है। मगर फहीम अशरफ की फॉर्म, लाइक आई वाज नॉट कन्विंस्ड इन द नेशनल T20, मुझे बड़ा ऑर्डिनरी लगी थी। डेलांगा रन्स लीड कर रहा है। तो मुझे इनके जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं ना, ये 3 थोड़े से इनकी फॉर्म और इनकी इकोनॉमी, इन पे थोड़े से कंसर्न्स हैं। चेस करते हुए तो ये किसी भी टीम को हरा देंगे, इनकी 11 तक बैटिंग है, ये चेस कर लेंगे। इन्होंने 210 रन भी, 220 भी चेस करने हुए, तो ये टीम चेस तो कर सकती है। मगर अगर इनके अगेंस्ट कोई टीम चेस कर रही है तो फिर इनके ये जो बॉलर्स हैं ये वल्नरेबल हैं, रन्स लीड कर रहे हैं, एक्सपेंसिव हैं, और यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है आए। इनकी रेटिंग की अगर मैं बात कर लूं तो यार टॉप 3, डेफिनेटली टॉप 3। सी यार आई मीन आप सब कुछ ही बोल देते, उसके बाद मेरे लिए कुछ ऐड करने के लिए वो रह नहीं जाता। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स यही है उनकी बैटिंग, लाइक इनका मिडिल ऑर्डर नंबर 10 तक जाता है। दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और सबसे अच्छी बात जो अभी है कि इनके पास ऑलरेडी बेस्ट नंबर 6 इन द लीग है ही, और अब आजम खान भी ऐड हो गए
जो कि स्पिनर्स को भी फर्दर काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो इनके पास बैटिंग की इनका कभी भी इशू नहीं रहा है, ना टॉप ऑर्डर में ना मिडिल ऑर्डर में, और इनका मिडिल ऑर्डर तो चलता ही एंड तक है। दूसरी बात, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इनके पास फ्लोटर्स होते हैं। They have players for every situation. Whatever the situation is, their team is in, they have a player for that. तो वो तो strengths हैं इनके पास। Weaknesses में जाकिर भाई ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो फास्ट बॉलर्स उनकी फॉर्म। बट अगर आप देखा जाए, हसन अली और फहीम, इनके इकोनॉमी रेट्स फ्रॉम लास्ट PSL वर लेस देन 7। तो मुझे इतना ओवरऑल बॉलिंग में तो नहीं रहता। और फिर वसीम जो है डेथ ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है, तो मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इनके जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं बॉलिंग में, दैट्स वेयर दे प्रीवियसली हैड प्रॉब्लम्स टू, और अभी आगे भी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो वो इशू हो सकती है। बट फॉर मी दे आर ऑलवेज टॉप 3। तो ठीक है जी, मैं बहुत देर से खामोश इसलिए था कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। अगर मैं भी ये लुक में देता तो वो ये 1 घंटा 15 मिनट से 1.5 घंटे से ऊपर चला जाता, तो इस वजह से मैंने कहा चलने दो। आप ही की वजह से हुआ, आप लुक में जो दे रहे थे बीच में। तो बहरहाल इस शो को फिलहाल खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। कीप वाचिंग रेलू कट्टे। हाजिर होंगे अगले शो में। थैंक यू साकिब भाई, हसीब, अल्लाह हाफिज।